फैसलाबाद के जायरीन की बस कलर कहार में हादसे का शिकार 4 अफराद जाँ बहक 72 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से जायरीन को लेकर वापस फैसलाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अवामी टाउन फैसलाबाद से है। इलाके की फिजा सोगवार है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के जायरीन की बस कलर कहार हादसे का शिकार 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 72 अफराद जख्मी हुए। बस रावलपिंडी से जायरीन को लेकर वापस फैसलाबाद आ रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अवामी टाउन फैसलाबाद से है, जबकि बस के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे फसी नकवी इस वक्त मुतासरा खानदानों के साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। फसी, बताइएगा क्या कहना है उनका। कलर कहार के ऊपर ये हादसा रोनुमा हुआ था और इसके अंदर मजमूई तौर पर जो इतलात मिली 74 अफराद जो थे वो इसके अंदर सवार थे, जिसमें से जो 4 अफराद हैं वो जो है वो दम तोड़ चुके हैं। और ये अगर बताया जाए तो ये जितनी भी लोग बताए जा रहे हैं वो तमाम के तमाम अवामी टाउन से उनका ताल्लुक था। नॉर्मली जो है ये ज़ायरीन और ये हर साल ही कहते जाया करते थे और इस साल जो है दौरान सफ़र वापसी पे कलर कहार के मुकाम के ऊपर ये हादसा हुआ है। और यहाँ पर अगर इलाके के अंदर देखा जाए तो हर तीसरे चौथे घर के अंदर जो है वो इस तरह के हालात है। कई जो है वो ज़ख्मी उनको रेस्क्यू करके अवामी टाउन उनके रहायशगाह पर पहुँचा दिया गया है। कई जो है वो अभी भी कलर कहार के जो दीगर हस्पताल हैं वहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद है जो कि सुबह यहाँ पर पहुँचे फैसलाबाद अपनी रहायशगाह के ऊपर आई, उनसे बात करते हुए मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जब बताइएगा कि हादसा कितने बजे रोनमा हुआ और कैसे रोनमा हुआ? मगरब और इशा के दरमियान। 15 मगरब और इशा के दरमियान। मगरब और इशा के दरमियान। और आप कौन से रोज़ गए थे? ईद के दूसरे रोज। ईद के दूसरे रोज़ गए थे। और जितने भी उसके अंदर सवार थे लोग उनका तमाम का ताल्लुक अवामी टाउन से था? कुछ इधर के थे, कुछ बुखारी टाउन के थे। एक फैमिली बुखारी टाउन की थी, बकाया इधर के ही थे। यहाँ से अवामी टाउन जड़ावाला के कितने लोग थे आपके साथ? हमारे ये 2-3 हमसाए इधर थे और 8-9 लड़के जड़ा वाले के थे और एक फैमिली थी वो 22-23 लोग थे, वो उधर से थे, बुखारी टाउन के लोग थे। बुखारी टाउन से एक ही घर के यानी 22-23 लोग? 22-23 पूरी फैमिली थी। अच्छा, देखा जाए तो उसके अंदर कितने मर्द हजरात थे और कितनी खवातीन? ये सारे मर्द ही थे? खवातीन तकरीबन होंगी 10, तकरीबन 8-10 ही होंगी, बकाया मर्द ही से। अच्छा, ये आप ईद के दूसरे रोज़ गए, तकरीबन 3-4 दिन का टाइम ड्यूरेशन बनता है, तो कहाँ कहाँ गए और यहाँ पर जब वापसी पर आए तो किस तरह सर उनमें हुआ? सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले इधर से गए हम नौशोबाग। उसके बाद 2-3 फिर गए डैम पर, उसके बाद फिर मरी, फिर 2-3 दरबार और पर गए थे। दरबार कौन से गए थे? गोल्डा शरीफ और मामबरी, मोरम वाली सरकार। वापसी पे खारियों वाले पर से होकर वापसी। अच्छा, जब आपको सवार किया गया तो देखा आपने कितनी बस के अंदर कैपेसिटी है और कितने सवार थे? ये मुकम्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही थे? तकरीबन बस के सीट होती हैं 60-62 सीट होती हैं, तो उससे ज़्यादा ही थे, 100 से ऊपर ही से थे। ऊपर ओवरलोड थी बस? हाँ, ओवरलोड। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपका बाजू फ्रैक्चर और इसके अलावा कोई आपको सीरियस इंजरी तो नहीं? नहीं, ये हल्की फुल्की चोटें आई। और अभी तक जो आपके पास इतलात आ रही हैं वो क्या इतलात आ रही हैं? कितने लोग आपके जो है इस हादसे में जाँ बहक? हमारे एक ये हमसाए हैं, 2 हमसाए हैं इधर और 2-3 फोत हो गए हैं। तो बकाया कुछ जो मेरे साथ थे वो सारे ठीक हैं, वो सारे ठीक हैं। अच्छा, आप भी इस इलाके के हैं तो बताइएगा कि एक तो इलाके के लिए बड़ी एक अफसोसनाक ये खबर है और हर घर के अंदर देखा जाए तो 1-1, 2-2, 3-3 लोग थे। तो क्या समझते हैं कि सफ़र करने वालों की गलती थी, ड्राइवर की गलती थी, ओवरलोडिंग की गलती थी, क्या समझते हैं? बात जी ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, किसी की गलती नहीं है। जब हुआ होता है ना, जो अल्लाह करता है वही होता है। हमें कहीं भी ड्राइवर की गलती थी या ओवरलोडर की गलती थी, पहले भी जाते हैं कि हर दफा करें ड्राइवर की गलती। कैसे यानी समझ? एक मोड़ है उधर से उसने स्पीड ज़्यादा की है और स्टीयरिंग को फुल घुमा दिया, उधर से गाड़ी ऐसी हुई है। अच्छा, जिस वक्त हादसा हुआ है तो जारी बात है आप भी टकराए होंगे, बस के अंदर ही मौजूद थे आप, तो उस वक्त कैसा आलम था? ये क्या महसूस कर रहे थे? क्या होश हवास में थे? राब्ता कैसे किया घर वालों से? राब्ता तो मेरा मोबाइल तो टूट गया था सारा,
رابطہ تو پھر لڑکے کے موبائل سے کیا تھا. اچھا زیادہ روشنی نہیں، تھوڑی تھوڑی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جیسے گرے انہوں نے نکالا ہے، پہلے نکال کے پھر ہمیں ہاسپٹل ریفرنس کر دیا. دیکھیے یہ عینی شاہد تھے واقعے کے، اور آپ نے ان کی زبانی سنا کہ ایک جو بس تھی وہ بھی اوور لوڈ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تقریباً 4 افراد جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جام بحق ہو چکے ہیں. ابھی فردرز جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، جتنے بھی زخمی ہیں کلر کہار سے فیصل آباد منتقل کر رہے ہیں. یہ صبح ہی انہیں ان کی رہائش گاہ کے اوپر ریسکیو حکام کی جانب سے یہاں پر پہنچایا گیا ہے. البتہ ابھی دیکھتے ہیں کہ فردر کتنی جو ہے وہ جام بحق ہوتے ہیں لوگ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ علاقے کی فضا جو ہے وہ سوگوار دکھائی دے رہی ہے. جی بس حادثے کے متاثرین کے ساتھ فصیح نقوی موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ تفصیلات. مہنگی روٹی سستی ہو گئی. فیصل آباد میں روٹی کی قیمت 15، نان کی قیمت 20 روپے مقرر. ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. قیمتوں میں کمی پر عوام کا اظہار مسرت. بولے حکومت روٹی کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی کمی لائے. اس حوالے سے مزید تفصیلات فضیل احمد سے جانتے ہیں. فضیل بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمت جو ہے اس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے. فیصل آباد کے اندر ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. روٹی جو ہے وہ اس کی قیمت 15 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ نان کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے مقرر کی گئی ہے، جس کے بعد شہریوں کی جانب سے حکومت اعلان کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ روٹی کی قیمت کم کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے تاکہ اس مہنگائی کے دور میں آسانی سے گزر بسر کیا جا سکے. کچھ شہری یہاں پر ہوٹل پر ہی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا، پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی سستی کی گئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس سوال؟ پنجاب کی طرف سے جو روٹی کا سلسلہ جو ابھی سستا کیا گیا یہ خوش آئند ہے. یہ غریب عوام کے لیے بہت ریلیف ہے. اس کے لیے اور بھی ایسے اشیاء ہیں جن کو اس میں بھی ریلیف دینا چاہیے. ہم اس فیصلے کا اپریشیٹ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کا عمل بھی ہونا چاہیے. عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. جی آپ بتائیے گا. یہ تو بہت اچھا پنجاب گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. غریب آدمی کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے. بہت زیادہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کو کم ہونا چاہیے. غریب عوام کے لیے اچھی سہولت ہے. اور بھی یہاں پر شہری موجود ہیں. کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اس مہنگائی کے دور میں کیا بہت کہتے اچھا ہیں؟ کیتا بھائی، روٹی کم ہوئی ہے، بڑا اچھا ہوا ہے. غریب بندہ بچ جائے گا، نہیں تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے. جی بالکل اچھا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ روٹی کی قیمت کم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں کو بھی کم کریں تاکہ آسانی سے گزر بسر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے کا، اس پر فوری طور پر عمل درآمد کروایا جائے، سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے تاکہ غریب جو ہیں وہ سستی روٹی خرید کر کھا سکیں. جی فضیل ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، ایک طرف تو عوام اس جو نوٹیفیکیشن کو خوشائن قرار دے رہی ہے، تو دوسری طرف جو نان بھائی ہیں وہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا ہے. ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں محمد علی نارو سے. علی بتائیے گا. بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے حسن اقدام کیا گیا ہے. روٹی اور نان کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں. جو نئی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں اس کے مطابق جو نان کی قیمت ہے وہ 20 روپے اور روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کر دی گئی ہے. لیکن تندور مالکان خاصے پریشان نظر آتے ہیں. آٹے، میدا اور جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ جوں کی توں موجود ہیں. ڈائریکٹلی روٹی اور نان کی قیمت کم کرنے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تندور مالکان کو کتنا نقصان ہوگا، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جناب بتائیے گا، روٹی اور نان کی قیمت کم کر دی گئی ہے، کن پریشانی کا سامنا ہے، اور جو آٹے کی قیمت ہے، میدے کی قیمت ہے، وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ میدے کی قیمت جناب 7,500 کا تھیلا، نان یہ بیچی 30 روپے کا. مالک نے حکومت نے کرتا نان 20 روپے کا، سادہ روٹی کا 16 روپے کی. ٹھیک ہے جی. کیا پریشانی کا سامنا کیا ہے؟ مطلب گیس مہنگی، گیس سستی کریں، میدا سستا کریں، پھر ہم کریں گے ریٹ سستا. ابھی تک جو پرانی قیمتیں وہ برقرار ہیں آٹے کی یا میدے کی اور گیس کی، اس کے باوجود وہ قیمتیں رکھتے ہوئے روٹی کی قیمت ڈائریکٹلی کم کر دی گئی. جی بہت زیادہ کم کر دی گئی. ابھی یعنی کہ آپ نقصان میں جا رہے ہیں. جی بالکل پریشانی کا سامنا ہے. جو تندور مالکان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ جوں کی توں موجود ہیں، آٹا ہو، میدا ہو یا گیس ہو.
جی نان بھائی جو ہے وہ پریشان ہیں اور ان کا یہی مطالبہ کہ آٹا گیس اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے. اور اب آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں بھی نان بھائی جو ہے وہ انہوں نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے. روٹی کی قیمت جو کم کی ہے اس کو مسرت کرتے ہیں. کمیل حیدر وہاں سے ہمیں جوائن کریں, ان سے جانتے ہیں. جی کمیل. جی بالکل, حکومت پنجاب کا احسن قدم پنجاب کی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے روٹی اور نان کی قیمت جو ہے مقرر کر دی گئی ہے. روٹی کی قیمت میں کمی سے جہاں شہری خوش ہیں وہیں پر ہوٹل مالکان جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ہوٹل مالک موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے, نان کی قیمت بھی مقرر کی گئی انتظامیہ کی جانب سے, کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, ہم پہلے 20 کی بیچتے تھے, اب جو حکومت نے ریٹ گرایا ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے 15 روپے کی روٹی سیل کر رہے ہیں. اور تقریباً آٹے کا ریٹ گرانے سے کم مہنگائی کا فرق نہیں پڑے گا. ساتھ میں گیس بھی گھٹایا جائے, لکڑیں بھی گھٹائی جائے, اور گیس جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ کم کی جائے, اور جو ہے بجلی ہے وہ بھی کم کی جائے, جو ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے. خالی آٹے کا ریٹ گھٹانے سے روٹی کا ریٹ نہیں گھٹ سکتا اتنا. 15 روپے ہم نے کر دی ہے. ویسے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ ہم تو یہی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں بھی چلو کوئی اور کم قیمت کی جائے آٹے کی, اور گیس بھی کم کیا جائے, اور جو لکڑی ہیں ان کی بھی قیمت کم کی جائے, اور اس لیے کو پیکیج دیا جائے. جی بالکل, ہوٹل مالکان کا یہی کہنا ہے کہ صرف گیس کی قیمت, صرف آٹے کی. کمیل بہت شکریہ آپ کا. حکومت پنجاب کی گندم خریداری پالیسی نے کاشتکاروں کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے. 6 ایکڑ سے زائد رقبے کے مالک کاشتکار کو باردانہ نہیں ملے گا. کسانوں نے سر پکڑ لیا ہے. مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں. جی مبشر. جی بالکل, گندم خریداری مہم 2024-25 کا آغاز ہو گیا ہے. اس حوالے سے کاشتکاروں سے آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں, اور کاشتکاروں نے حکومت کی اس پالیسی کو جو ہے وہ انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. 6 ایکڑ سے زائد جو کاشتکار ہیں ان کو باردانہ نہیں ملے گا. کچھ کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. انکل بتائیے گا کتنا رقبہ ہے آپ کا؟ تو پالیسی آئی ہے کہ 6 ایکڑ سے زائد جو ہے وہ باردانہ نہیں ملے گا, کیا پریشانی ہوگی آپ کو؟ السلام علیکم جی, میرا 1.5 مربع زمین ہے جی. اسی تے اس حساب نال اس پالیسی دے تحت اسی تے رول جاواਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ. لہذا یہ پالیسی نو گورنمنٹ نو چاہیے مہربانی کر کے پالیسی چینج کرن. یہ زیادہ رقبے تے کنک لین 6 کلیاں تے لا کے تے اسی تے باقی اسی کتے لگاواਂਗੇ مارکیٹ دے وچ تے زیادہ رول پੈ جائے گا. اسی تے خرچے بہت کر بیٹھے ہیں تے اے دے وچ تے ساڈے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے. لہذا مہربانی کر کے یہ اپنی پالیسی چینج کر کے زیادہ رقبے تے باردانہ ایشو کر. جی بالکل, حکومت کی اس پالیسی نے کسانوں کو نئی مشکلات میں ڈال دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس زیادہ رقبے ہیں, وہ اپنی گندم کہاں پر لے کے جائیں گے, خرچے بھی انہوں نے زیادہ کیے. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کو بتائیں ضلع چنیوٹ میں گندم خریداری مہم باردانہ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیلات وقار گمن سے جانتے ہیں. جی وقار. حکومت پنجاب کی جانب سے آج سے باضابطہ طور پر گندم کی خریداری کے عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے. 17 اپریل تک باردانہ کی رجسٹریشن ہوگی باردانہ کے لیے, اور اس دفعہ مینول کی بجائے جو آن لائن اپلیکیشن ہے باردانہ اپلیکیشن, اس کے ذریعے جو بھی کاشتکار ہیں باردانہ کے لیے اپلائی کریں گے, جس کو بعد میں PLRA ویریفیکیشن کے بعد اس کو ایک میسج بھیجیں گے کہ وہ اس تاریخ کو آ کے اپنا باردانہ وصول کر سکتے ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے 19 اپریل کو باردانہ کا اجرا کیا جائے گا, جبکہ 22 اپریل سے باضابطہ طور پر گندم کی خریداری شروع کی جا سکے گی. ضلع چنیوٹ میں 5 گندم کے خریداری مراکز بنائے گئے ہیں, جن میں چنیوٹ ہے, جامعہ آباد ہے, چک 11 ہے, لالیاں ہے اور چناب نگر ہے. ان 5 مقامات پر جو کاشتکار ہیں اپنی گندم فروخت کے لیے پیش کر سکیں گے. گزشتہ سال ضلع چنیوٹ میں 50,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا ہدف تھا, تاہم ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بار یہ ہدف انتہائی کم رکھا جا رہا ہے. اور کاشتکاروں کے لیے جو ایک بری خبر یہ ہے کہ کسی بھی کاشتکار کو 1 ایکڑ کے لیے صرف 6 جو بوریاں ہیں 100 کلو کی, ان کا اجرا کیا جا سکے گا. اس سے زائد کسی کو کوئی بوری کا اجرا نہیں ہوگا, اور کوئی بھی زمیندار کاشتکار 6 ایکڑ سے زائد کی. جی وقار شکریہ آپ کا. نئی گندم پالیسی میں ٹرانسپورٹ چارجز کو بھی نصب کر دیا گیا ہے. 100 کلو بوری پر ٹرانسپورٹ چارجز 60 سے کم کر کے 30 کر دیے گئے ہیں. اویس خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اویس بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اویس خان ہمارے جوائن کیے ہوئے ہیں. اویس بتائیے گا, مجھے سن پا رہی ہیں تو کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
नई गंदम पॉलिसी में ट्रांसपोर्ट चार्जेस को निस्फ कर दिया गया है और 100 किलो बोरी पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 60 से कम करके 30 कर दिए गए हैं। अवैस खान हमारे साथ मौजूद है। अवैस, मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी पॉलिसी सामने आई जिसमें जो है गंदम का रेट पहले ही जो है गुज़श्ता साल की सूरत हाल पर बरकरार रखा गया। ताहम दूसरी जानिब जो ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्जेस हैं गंदम के महकमा खुराक के सेंटर तक ले जाने के उसको 60 रुपये से कम करके 30 रुपये कर दिया गया है। महंगा डीजल होने के बायस आड़तियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है, जबकि मजदूर जिनकी मजदूरी इस गंदम के कटाई से जो है वो जुड़ी हुई है उनको भी खासी हद तक उनकी उजरत कम होने का अंदेशा है। इस हवाले से में कला मंडी के आड़ती जान मोहम्मद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे समझते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस में किस तरह गुजारा होगा? शुक्रिया। सिटी 41 हमारे मुल्क में इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में जिस मुल्क की माशियत ज़राअत पर हो और मजदूर पर हो वो मुल्क हमेशा खुशहाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ डीजल वगैरह का रेट बढ़ने से और ज़्यादा लेबर ऊपर जाने की बजाय लेबर को कम कर उनकी उजरत कम कर दी गई है और हर चीज़ में महंगाई है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि उनकी मजदूरी का ख्याल रखा जाए ताकि वो अपना गुजर बसर अच्छा कर सके। कहना है कि तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि मजदूरों को जो भी दरपेश मुश्किलात है उसका भी असाला मुमकिन हो सके। महंगाई के दौर में कम उजरतें यकीनी तौर पर मजदूरों के लिए जो है मुश्किलात का बाइस बनी हुई, जबकि मालबर्दारी के लिए आड़तियों को भी शदीद हद तक मुश्किलात का सामना, जिसकी वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि महकमा खुराक की इस पॉलिसी पर नजरसानी करते हुए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को गुज़श्ता साल की कम से कम कीमत 60 रुपये 100 किलो के रेट है उस पर जो है लाई जाए ताकि जो आर्थिक मुश्किलात दरपेश है उसका असाला मुमकिन हो सके। जी, मजदूरों और आड़तियों ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस में इजाफे का मुतालबा किया। वैसे हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया वैसे साहब का। न्यूटो गिरदो नवा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसीलात क्या है, बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, मुल्की अहम ग़ज़ाई जिन्स गंदम ज़िला भर में तकरीबन 2.5 लाख एकड़ रकबा पर काश्त की गई है। ताहम पिछले 3-4 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। आज भी बारिश की पेशनगोई कर दी गई है। तो चिनौट के जो ज़राई माहिरीन हैं उन्होंने काश्तकार भाइयों के नाम एक अहम पैगाम जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि जो काश्तकार भाई हैं वो अब बारिश के पेश नज़र 4 से 5 रोज़ तक 7 रोज़ तक जो अपनी कटाई है फसल की वो लेट कर दे। चूँकि 3-4 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, आज भी बारिश होगी तो उसके पेश नज़र गंदम की जो कटाई है वो कुछ लेट हो जाएगी। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि काश्तकार भाई इस बात पर खसूसी तवज्जो दें जब फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो जाए तब ही उसकी कटाई जो है वो की जाए। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बारिशें हुई हैं, फसल की कटाई लेट हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सेठ मुजम्मल है और ये मेरा खूह है मुल्तानी खूह। ये मौसम का हिसाब है, अल्लाह की तरफ से ये हुआ है, हर साल ऐसे होता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि धूप निकले, 5-6 दिन धूप लगे, उसके बाद मैं कटाई शुरू कराऊंगा। ये मेरी 10 एकड़ है, ये मुल्तानी मेरी कनक है। इंशाअल्लाह धूप निकलेगी उसके बाद इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, काश्तकार भाइयों का भी यही कहना है कि उनका इरादा था कि जो फसल पककर तैयार हो गई है उसकी कटाई कर ली जाए, लेकिन अब पिछले 3-4 बारिशों से गंदम की कटाई में ताखिर का शिकार है। बाबर हमारे साथ मौजूद थे। बाबर, शुक्रिया आपका। ईद के बाद भी मजदूरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सीजन पर बामुश्किल चलने वाली फैक्ट्रियां भी बंदिश का शिकार होने लगी। मजदूर कहते हैं मालिकान कारोबार बंद कर रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट जाते हैं तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती। बिलाल जोगर से जानते हैं। जी बिलाल। जी बात करें अगर ईद की तो ईद गुजरने के फौरन बाद ही मजदूर फैसलाबाद के अंदर रोजगार की तलाश में है, क्योंकि ईद पे सीजन जितना चलाना था फैक्ट्रियां चल गई, लेकिन अब महंगी बिजली मालिकान के लिए अजाब बनी हुई है। लेबर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या हालात वाक़ियात हैं और आने वाले दिनों में बेहतरी का इम्कान है? जी ईद से पहले तो पावरलूम मालिकान ने भरपूर पावरलूम इंडस्ट्री को चलाया है और मजदूरों को रोजगार मिला है, और अब भी ईद के फौरी बाद पावरलूम इंडस्ट्री जो कि सारी की सारी चल पड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये चलती रहेगी। लेकिन आज रात जब भी पेट्रोल की अपना कीमतें या एनर्जी की कीमतें ऊपर जाती हैं तो फिर मालकान का जो पड़ता है वो नहीं निकलता, फिर वो बंद करना होना शुरू होते हैं, फिर तानाशाह होता है, बानाशाह होता है। लेकिन इस वक्त काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट पंजाब से हुकूमत वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो छोटी इंडस्ट्री को जब तक रिलीफ नहीं देंगे तो ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। छोटी इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए ताकि मामला चाहे। मजदूर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ईद पर कितनी दिहाड़ी लगी है? कोई भी नहीं, ईद पर दिहाड़ी नहीं लगी सही? नहीं। तो अभी मजदूरी मिल रही है? मजदूरी अभी मिल रही है। मिल रही है? आपका क्या हालात है? ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ईद तो पहले कितनी दिहाड़ियां लगी हैं? ईद ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ पूरे महीने? ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। मजदूर परेशान है इस हवाले से कि खास तौर पर, लेकिन बाबा लतीफ की आपने बात सुनी कि लेबर लीडर ये कहते हैं कि जी मजदूर परेशान है। बिलाल हमारे साथ है, शुक्रिया आपका। नॉन फाइलर्स के सिम सर्विस ब्लॉक करने का हुकूमती फैसला। फैसलाबाद की ताज बरादरी ने हुकूमती फैसले की तायद कर दी। तफसीलात शराज भट्ट से जानते हैं। जी शराज। एफबीआई की जानिब से जो टैक्स दहंदगान हैं उनको उनका बोझ कम करने के लिए, और जो टैक्स पेयर नहीं है, जो फाइलर नहीं है, जो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनको टैक्स के अहाते में लेके आने के लिए नया फैसला किया गया है, जिसके तहत जो सिम है नॉन फाइलर की उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ताजर बरादरी की फैसलाबाद से क्या राय है, इस पर गुफ्तगू करेंगे राना अब्दुल गफूर जो कि सदर है ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना से बताएगा, जो नॉन टैक्स पेयर है या अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता, उसको टैक्स के घेरे में जबरदस्ती लेके आने के लिए, फोर्सफुली लेके आने के लिए, क्या ये हुकूमत का अच्छा कदम? बिस्मिल्लाह बट साहब ये बहुत अच्छा कदम है। हमारा मुतालबा ये था कि हम लोग जो इतने सालों से टैक्स दे रहे हैं, आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए मजीद हम पे बोझ डाल देते हैं। नए टैक्स पेयर के लिए 11 साल से कोई सर्वे नहीं हुआ था थे कि आप इसको नए टैक्स पेयर लेके आए, इसको डिवाइड करें, आपका टारगेट भी पूरा हो। और सब सारी दुनिया में ये कल्चर है, टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर में बहुत बड़ा फर्क होता है, एक लंबी लकीर होती है। बाहर की दुनिया में तो नॉन टैक्स पेयर का तस्वर ही नहीं है, ना कोई चीज खरीद सकता है, ना कोई चीज बेच सकता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो टैक्सेस देने वाले वो इंडस्ट्री है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी होगी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं। सहूलतें। तफसीलात के लिए शुक्रिया शहराज आपका। कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी के असरार टैक्स वसूलियों पर भी नुमायां। तफसीलात क्या हैं, उमर असमत से जानते हैं। जी उमर। जी, कारोबारी सरगर्मियों में बेहतरी के असरात जो हैं वो सरकार की टैक्स आमदन पर भी नुमायां हैं। इस हवाले से एफबीआर को जो बरामदात से इनकम टैक्स वसूलियाँ हैं उसमें गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां बरस अब तक 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और फैसलाबाद डिवीज़न में अब तक जो एक्सपोर्ट से इनकम टैक्स वसूल किया गया है वो 6 अरब रुपए वसूल कर दिया गया है, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान इसी अरसे में ये वसूलियाँ जो थी 4.9 अरब रुपए रही थी। इंतखाबात के बाद से और उसके साथ साथ गुज़श्ता कुछ महीनों से जो कारोबार है और बिलखुसूस एक्सपोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं उनमें गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। जब गुज़श्ता पीडीएम का दौर था तो उसके मुकाबले में अब जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर हो रही हैं और बिलखुसूस जो एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। और इसके साथ साथ एफबीआर की टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हो रहा है और यूँ लगभग 6,000 मिलियन रुपए फैसलाबाद डिवीजन में अब तक इनकम टैक्स वसूली हुई है। इस हवाले से एफबीआर हुक्काम का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि हुकूमती पॉलिसियों के बदौलत जो आने वाले महीने हैं उनमें एक्सपोर्ट की सरगर्मियाँ या एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उनमें मज़ीद इजाफा होगा और उसके साथ साथ जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें भी इजाफा होगा हुकूमत की जानिब से। उमर शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में खतरनाक और दीगर इलाज गाहों की सुनी गई। जिला भर के 167 बुनियादी मरकज सेहत की ताज़ीन और आराइश और तामीर नौ का फैसला। सीलिंग, टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियां तब्दील, वॉशरूम और वार्ड्स की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएंगे। महकमा बिल्डिंग से तफसील तलब कर ली। सरदार हुसैन से जानते हैं। सरदार बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद जिला भर में 167 बुनियादी मरकज़ सेहत जिन्हें BHU कहा जाता है वो बनाए गए हैं ताकि देही आबादी के जो मकीन है इन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा सकें। और इनमें से बेशतर जो बुनियादी मरकज़ सेहत हैं इनकी इमारतें जो है पुरानी होने के सबब खस्ता हाल का शिकार हो चुकी हैं और ऐसे में इमारतें जो कभी भी ज़मीन बोझ हो सकती हैं, जिसके सबब वहाँ पर न सिर्फ तैनात अमले को मुश्किलात का सामना था बल्कि जो देही आबादी के मकीन इलाज मुआवजे की गर्ज से वहाँ का रुख कर रहे हैं तो उनमें भी जो था वो अलहदा से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताहम अब हुकूमत की जानिब से
फैसलाबाद जिला भर के 167 बुनियादी मराकज सेहत की तामीर नौ और इनकी तज़ीन और आराइश का जो है फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में महकमा बिल्डिंग और महकमा सेहत इंतजामिया को जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मरासला जारी किया गया है, जिसमें तफसीलात तलब की गई हैं और बाकायदा तौर पर 12 अमूर के हवाले से कि बुनियादी मराकज सेहत में 12 इकसाम के जो है वो काम हो सकेंगे, उनसे मुतल्लिक इसके ऊपर लगा जाती है। इसकी अगर 12 अमूर का बात की जाए तो किया गया कि सीलिंग है छतों के हवाले से वो करवाई जाएगी, टाइल वगैरह फर्श पे लगाई जाएंगी, दीवारों पे जो है वो वॉल पेपर बनाई गई है बुनियादी मराकज सेहत में, उनकी तज़ीन और आराइश की जाएगी। और जो खिड़कियां जो कि बुनियादी मराकज सेहत के वार्ड्स में या रूम्स में लगी हुई हैं तो वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उन्हें तब्दील किया जाएगा। और जो मेन गेट है उन्हें तब्दील किया जाएगा ताकि वहाँ पे हालात। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो हैं डॉक्टर जाफर हुसैन, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आज ही जो है वो लेटर मौसूल हुआ है और इसके साथ महकमा बिल्डिंग के साथ रब्ता करके मुकम्मल एक तफसीलात जो है वो इसकी तैयार की जाएंगी कि इसकी तमाम 167 जो बुनियादी मराकज सेहत है इनके ऊपर कितनी लागत आती है, क्योंकि तमाम बुनियादी मराकज सेहत का जो नक्शा है वो एक ही किस्म का जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा ताकि जब वहाँ पे अवाम इलाज की सहूलत के हवाले से उन बुनियादी मराकज सेहत का रुख करती है तो मरीजों को जो है वो बेहतर और खुशगवार माहौल वहाँ पे मुयसर हो सके और मरीजों को जो है वो इलाज के साथ साथ एक अच्छा और खुशगवार माहौल वहाँ पे जो है जी। सेहत मराकज की तज़ीन और आराइश और तामीर नौ का फैसला किया गया है। ज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग इंतजामिया मुतहरिक ईद के याब में गैर हाजिर रहने वाले अमले के खिलाफ एक्शन। तफसीलात वसीम मजीद से जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक है। ईद के दिनों में जो है वो ड्यूटी से गैर हाजिर और कोताही बरतने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ MS डॉक्टर सदफ नकवी की जानिब से सख्त एक्शन लिया गया है। उनको CEO ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मेरे साथ MS डॉक्टर सदफ नकवी साहिबा मौजूद हैं। मैडम साहिबा बताइएगा कितने लोग शामिल हैं और ख़ास तौर पर जो है वो इस तरह के दीगर जो मुलाजमीन हैं अगर वो ड्यूटी से गफलत बरतते हैं तो उनसे क्या सलूक किया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ड्यूटी पर आए हैं, डॉक्टर्स भी आते रहे, हमारा सारा स्टाफ हाजिर था। जो लोग गैर हाजिर थे उनके खिलाफ मैंने CO साहब को लिख के भेज दिया ताकि इस तरह से इन्होंने गफलत बरती है उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो भी मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी से गफलत बरती। शुक्रिया आपका। बिजली चोरी रोकने के लिए फेस्को का बड़ा फैसला। फेस्को अफसरान से बिजली चोरी रोकने का हल्फ लिया जाएगा। तफसीलात अवैसली से जानते हैं। आज ही बिल्कुल किसी भी सब डिवीज़न या डिवीज़न के एरिया में बिजली चोरी अगर पकड़ी गई तो मुतल्लिका SDO और एक्सीन जो है वो मुअत्तल होगा। इसी वाले से बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फेस्को हेडक्वार्टर का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अमान की जानिब से तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के SDOs, एक्सीएंस और SC से जो है वो हलफनामे मांग लिए गए हैं कि तमाम तर SDO, एक्सीएन और SC जो हैं वो हलफनामे फेस्को हेडक्वार्टर में जमा करवाए कि उनके इलाका में किसी किस्म की बिजली चोरी नहीं हो रही। अगर कहीं पर बिजली चोरी पकड़ी गई तो मुतल्लिका SDO और एक्सीएन और SC के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अमान का यही कहना है कि बिजली चोरों से किसी किस्म की कोई रायत नहीं की जाएगी। अगर किसी इलाका में बिजली चोरी पकड़ी गई तो ना सिर्फ बिजली चोर को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर जुर्माने किए जाएंगे बल्कि मुकदमात का अंदराज भी कराया जाएगा। और इसके जी बस शुक्रिया आपका। बिजली चोरी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। ट्रांसफार्मर्स पर मीटर लगाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। बात करें वापडा के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वापडा में जो बिजली चोरी होती है उसका सुराग लगाने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए अहम मंसूबा यहाँ पर सामने लाया गया। और PMLN की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जितने भी ट्रांसफार्मर्स होंगे उन तमाम पर मीटर लगाया जाएगा। जैसे बिजली का मीटर घरों में लगाया जाता है और वहाँ पर कितनी बिजली कंज्यूम की जाती है उसका पता मीटर के ज़रिए लगता है और इससे बिजली चोरी पकड़ना भी मुमकिन हो सकता है। तो इसी तरह से ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाया जाएगा और इस मीटर का फ़ायदा ये होगा कि उस ट्रांसफार्मर के ज़रिए कितनी बिजली जाती है और कितने जो है वो पैसे वापस आते हैं और कितनी बिजली चोरी होती है वो हर ट्रांसफार्मर वाइज पकड़ना मुमकिन होगा। और इस सिलसिले में जो लाइन लॉसेस डाले जाते हैं पूरे शहर को, जैसे फेस्को में लाइन लॉसेस डाले जाते हैं इसी तरह से हेस्को में या लेस्को में डाले जाते हैं ओवरऑल तकसीम करके आम कंज्यूमर पर, तो इससे बचना मुमकिन होगा। और वहाँ पर मखसूस ट्रांसफार्मर में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए भी तेज़ी
करना मुमकिन होगा और उसके अलावा मखसूस ट्रांसफार्मर को लाइन लास्टर डालना भी मुमकिन होगा। तो अब्दुर्रहमान, शुक्रिया आपका। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों के आबाई इलाकों में वापसी, बस अड्डों पर रश लग गया। तफसीलात जानेंगे रमजान से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों के बाद आज पहला वर्किंग डे है और लारी अड्डों के ऊपर जो मुसाफिर है उनका बड़ा रश हमें दिखाई दे रहा है। ख़वातीन को टिकट नहीं मुयसर तो तलबा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कंपनीज़ और सरकारी इदारों में नौकरी करने वाले अफराद भी जो हैं वो आज फिर फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर जाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इनसे सवाल से बात भी करें। अच्छा बताएं, कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। तो कब से खड़े हैं और सवारी की क्या सूरत है? तकरीबन पौना घंटा हो गया सर। गाड़ी नहीं है यहाँ पे? गाड़ी नहीं है। लाइन में लग के टिकट लेना? हाँ, लाइन में लगे हुए हैं। आज फिर एक और छुट्टी करनी पड़ गई फिर? हाँ बिल्कुल, इस तरह ही। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? फैसलाबाद भाई। तो पढ़ते हैं या नौकरी कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब करता हूँ उधर। करता हूँ। तो आज की भी छुट्टी करनी पड़ गई? जी बिल्कुल, हम बकर से आए हैं। बकर भी यही हाल था गाड़ियों का, उन्होंने कहा जंग चले जाएं, जंग से आपको फैसलाबाद की गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, हम इधर आ गए हैं, अभी आपके सामने है, रश देख लें। और आप बिल्कुल, आप कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। आज की भी छुट्टी आपको करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई। एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई है। जी रमजान मिर्जा, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को